आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। इतिहास मतलब पुरानी बातें, भारत की 500 हजारों साल पुरानी बातें। भारत देश कैसे हुआ, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत में कैसे लोग थे, भारत का पर्यावरण क्या था, है ना, भारत की शिक्षा क्या थी, भारत की बोली, भारत की संस्कृति, उसके बारे में भारत का इतिहास अभी हम पढ़ेंगे। अभी देखो, इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तर में हिमालय। भारत के उत्तर में है जो हिमालय स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर में। हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला। भारत उत्तर से दक्षिण तक समुद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यह उपमहाद्वीपीय है। क्या है? उपमहाद्वीपीय है और भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, और इस भारतवर्ष के नाम से वो ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत के निवासियों को भारत के निवासियों को क्या कहते हैं? भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। भारत की संतान है वो कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत एक जो है वो प्राचीन कबीला था, उसका नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, प्राचीन भारतीय जो प्राचीन लोग थे वो अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। जामुन द्वीप कहते थे। ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी थे, इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे। भारत में सिंधु नदी जो चलती है, इसके लिए इसको सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु नहीं कहते थे, उसको हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ये नाम है वो पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। इस नदी के नाम से वो भारत को जानने लगे लोग। इस नदी और इस जम्बूद्वीप को जानने लगे। यूनानी इसे इंदे और अरब, यूनानी लोग थे इसे इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। जो अरबी लोग थे वो इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इसको है वो हिंदुस्तान कहे जाने लगा। यह मध्यकाल, प्राचीन काल फिर मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में है वो हिंदुस्तान कहते थे। यह शब्द भी फारसी शब्द, यह शब्द जो हिंदू जो शब्द है ये फारसी शब्द से बना है। ठीक है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, यूनानी लोग है वो इंदे कहते थे। इंदे के आधार पर अंग्रेज जब आए तो भारत को इंडिया कहने लगे। इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है। उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है। देखो, जो विंध्य जो पर्वत है ना, वो भारत को दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तर में बांटती है और एक दक्षिण में दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार, उत्तर में है जो उत्तर जो भाग है उसे इंडो यूरोपीय परिवार की, जो उत्तर है वो इंडो यूरोपीय परिवार थे। जो उत्तर साइड में जो रहते थे लोग, वो यूरोपीय परिवार की भाषा में बोलने लगे, क्योंकि उधर नज़दीक यूरोप में था। उत्तर में इंडो यूरोपीय यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। दक्षिण में वो द्रविड़ भाषाएं बोली जाती थी। अभी देखो इसमें क्या है, नोट में भारत की जनसंख्या का जो निर्माण है
जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण में हुआ वे इस प्रकार है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, ठीक है, और काके साइड, निग्रोयड और मंगोलाइड। ये भारत के नस्ल थी, उनका मिश्रण था, उनकी बोलियां थी, इस प्रकार से लोग थे। ये इनके प्राचीन इतिहास में अपने को मिलता है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा, भारत का जो इतिहास था उसकी अध्ययन की सुविधा 3 भागों में बांटा गया था। भारत की जो हम इतिहास को पढ़ेंगे तो उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है वो प्राचीन भारत। पहला क्या है? प्राचीन भारत। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। और तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। तीसरा जो है वो आधुनिक भारत है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे आधुनिक भारत। नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय है सबसे पहले भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय है वो जर्मन के इतिहासकार, जो जर्मनी के जो इतिहासकार है उनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियर्स। ठीक है, इन्होंने 1638 और 1707 एडी को है, 1707 एडी को, मतलब एडी। ये जो क्रिस्टोफ सेलियर्स है उनको श्रेय जाता है, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ। इन्होंने भारत के इतिहास को पढ़ा है, इन्होंने इतिहास को जाना है, जिसका जो डेट है उस डेट में उन्होंने इतिहास लिखा था। ये 1638 और 1707 की बात है। ठीक है, अब आते हैं प्राचीन इतिहास की क्या क्या मुख्य बातें हैं। प्राचीन इतिहास की मुख्य जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत का जो इतिहास के स्रोत है वो इस प्रकार है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय जो इतिहास है वो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक होता है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशियों का विवरण। तीसरा क्या है? विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण है ना, उसके अनुसार भी भारत की जो बातें हैं प्राचीन इतिहास की वो भी हमें मिलती है। और चौथा है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व कोई भी, जैसे कहीं भी, जैसे कोई खनन हो गया, कहीं शिलालेख पर हमें साक्ष्य मिले, है ना, इस प्रकार। और धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण है ना, इत्यादि, जैसे रामायण है, महाभारत है। इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ भी होते हैं और विदेशियों का विवरण भी होता है। अब देखो, हम पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ का मतलब होता है कि धर्म से जुड़ी हुई बातें, रामायण की क्या बातें हैं, है ना, ये होती है धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। ठीक है, वेद है वो सर्वप्रथम आए थे। वेदों के माध्यम से हमें क्या बात मिलती है? देखो, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन, देखो वेद है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपूर्व से मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इन 4 वेदों का संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों का जो संहित है, उन चारों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या हुआ?
ऋग्वेद की बातें पढ़ेंगे अभी। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान की, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है ना, क्रमबद्ध का मतलब है कि जो लाइनें लिखी हुई है वो स्पष्ट और सटीक है, उनको क्रमबद्ध कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, इसमें 10 मंडल और 128 सूक्त हैं, ठीक है, वालिक्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इन जो वेद पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, विश्वामित्र द्वारा जो रचित ग्रंथ था उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख है, वो मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्त लिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसका जो 8वां जो मंडल है उसको है वो खिल कहा जाता है। किसके? ऋग्वेद के। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे जो बड़ा मंडल है वो 10वां मंडल है। इसमें नदी सुक्ति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, नदी सुक्ति यानी नदियों की प्रशंसा, और पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, और नासिक्य सूक्त जो ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, और सूर्य शुक्ल यानी विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। जो सूर्य का जो सूक्त है वो विवाह श्लोक से भी इसका विवरण मिलता है। अभी आते हैं अपने चातुष्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, और देखो धर्मसूत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रमुख जातियों की स्थितियों और व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों से प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता, शब्द का संबंध गाय से है। शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। ऋग्वेद में है वो ब्रह्म का भी उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है। ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है। अब आते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी। क्या है ईसा पूर्व और ईस्वी? देखो, ईसा पूर्व को हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर द बर्थ ऑफ जेनियस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में है वो वर्षों की जो गिनती है वो उल्टी दिशा में होती है, जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। देखो, ईसा मसीह की जो जन्म तिथि है से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस
ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्दों में एडी में भी लिखा जाता है। देखो, एडी एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनिस, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसुस क्रिस्ट। विंसेंट विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें जो सिकंदर का जो आक्रमण है वो वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा जाता है। इसमें भारत को है वो स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। राजनीतिक एकता का वह कभी अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। तानाशाही सही है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। अब आता है वामन अवतार। वामन अवतार, वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौन ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखो, वामन जो भगवान है वो दक्षिण भारत में उपेंद्र, दक्षिण में है वो उपेंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद में इंद्र है वो 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें जो बलिदान विधि का जो भी है वो वर्णन है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अब आता है अपने सामवेद। अब आता है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता का उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, सामवेद में विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आता है अपने अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का गृह निर्माण
कृषि की उन्नति और व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों का राज, भक्ति राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति की प्रजाति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्यनिधि और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजनसेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्री, कोथुम, राणीन, जेमिनी या तवलकार सामवेद की शाखाएं हैं। जो अथर्ववेद की शाखाएं सोनक और पेम्पलाद है। हाँ, अभी देखो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहली है यूनानी। अब आ रहे हैं अपन विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस आए थे। ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका इस विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह विश्वसनीय है। ठीक है। फिर आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। फिर आता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। एक है निरियाकस, आनेसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगस्थनीस। अब आते हैं मेगस्थनीस। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाईमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग में संबंधित है। डायोनियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेंडस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। कौन? डायोनीसियस। यह अशोक के राज दरबार में वो आया था। अभी आता है अपने टोलमी। इसने 2री सदी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसने वो 2री सदी में वो टोलमी इसने 2री शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और प्लिनी इसके प्रथम शताब्दी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें? प्लिनी के बारे में। फिर आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारियों, वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब आता है चीनी लेखक। अब आता है अपने चीनी लेखक कौन थे? चीनी लेखक फयान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया और ये 14 वर्षों तक भारत रहा। फयान है ना, वो 14 वर्ष तक वो भारत में रहा। ध्यान रखना। सयुंगन। फिर आता है सयुंगन। ये 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की
प्राप्तियां एकत्रित की, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां वो एकत्रित की। हैंसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हैंसांग 629 ईस्वी में भारत 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हैंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हैंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब आता है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण से नालंदा विश्वविद्यालय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का है वो वर्णन किया। अब अपन पढ़ेंगे अरबी लेखक। जो लेखक थे, ये अरबी लेखक था अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ये तुर्क जो स्थान है, तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था अल बरूनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज की इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शनों और त्योहारों, खगोल विज्ञान, कमियों, रीति रिवाजों और प्रथाओं में सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार में 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, फिर आया इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। फिर आता है तारानाथ। अन्य लेखक भी आए थे, उनका नाम है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन से लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री और H.H. लॉकहार्ट और रॉबर्ट सेविल और जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों पर खुदाई की। 14,000 ईसा पूर्व अभिलेख बागुज कोई से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस व व्यस्तनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सुहागोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है।
सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम में गर्तावास का साक्ष्य मिला। इनसे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में प्रासारण कहा गया है।